हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपकी भारतीय इतिहास का जो 5वां चैप्टर दिया हुआ है मौर्य वंश उसमें स्पेशली सम्राट अशोक, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश के पहले जो वंश चल रहा था वो नंद वंश था। ठीक है, तो नंद वंश के जो शासक थे उन्होंने चाणक्य को कुछ बुरा भला कहा था, कुछ बेकार उनको कहा था। इस वजह से चाणक्य ने सोच लिया था कि मुझे भाई इनसे प्रतिशोध लेना है। किससे? घनानंद से। उसके लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उनको एकदम तैयार किया ताकि वो घनानंद को हरा सके और उनके शासन पे जो है क्या कर सके, कब्जा कर सके। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है चाणक्य का माना जाता है। तो 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और घनानंद को हराने के उद्देश्य से चाणक्य ने इनको मदद करी थी, इनको राजा बनाने में। ठीक है, और चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, मतलब ये सब नाम इनके लिए प्रचलित हैं। कौटिल्य ने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और 322 ईसा पूर्व में ये जो है राजगद्दी पर बैठे थे और 305 ईसा पूर्व में जो है सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर को इन्होंने हराया था और उसकी पुत्री जो थी, उसकी जो लड़की थी कार्नेलिया, उससे शादी की थी। ठीक, ये फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सेलुकस निकेटर का जो राजदूत हुआ करता था मैगस्थनीज, तो जब उनकी पुत्री से, सेलुकस निकेटर की पुत्री से, कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेते हैं, उसके बाद से मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहने लगता है। ठीक है, और उसने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, इंडिका। ये अक्सर पूछता है कि इंडिका के रचयिता कौन है, तो मैगस्थनीज है। ठीक है, इंडिका में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बाद से इनकी जो है 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी मृत्यु किसी युद्ध में मरने की वजह से, किसी युद्ध में हारने की वजह से नहीं होती है, बल्कि क्योंकि ये जैन धर्म को अपनाए रहते हैं। तो श्रवण बेलगोला में ये उपवास, वो लोग अपना शरीर त्यागते हैं जिस तरह से, तो श्रवण बेलगोला में ये उपवास के दौरान जो है इनकी 298 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ मौर्य वंश के पहले जो संस्थापक हैं उनकी मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार थे और उनके जो पुत्र थे अशोक थे, जो कि एक बहुत महान शासक बने थे। इनके बारे में हमको स्पेशली पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे। चूँकि बिंदुसार की कई पत्नियां थीं, तो उनमें एक जो पत्नी थी शुभदांगी, आई एम सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, शुभद्रांगी शायद, हाँ शुभद्रांगी। तो शुभद्रांगी जो थी बिंदुसार की जो पत्नी थी, उनका जो लड़का था अशोक था। ठीक है, अशोक जिस समय राजगद्दी पर बैठा था उस वक्त वो अवंती का शासक था। ठीक है, क्योंकि बिंदुसार ने अपने हर पुत्रों को कोई ना कोई जो है कोई ना कोई प्रांत जो है संभालने को दिया था, तो अवंती प्रांत अशोक को दे रखा था उस वक्त संभालने के लिए। तो 269 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे। इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। और जो अशोक जिस समय मौर्य साम्राज्य में थे, जिस समय वो शासन में आए, तो उस वक्त प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, अब प्रांत क्या होते हैं? प्रांत जो है, जैसे हमारे टाइम में क्या है कि सबसे बड़ा देश तो मतलब एक है, अब उसमें राज्य होता है, फिर राज्य में फिर क्या होता है, जिले होते हैं, है ना, उस टाइप से वहाँ भी विभाजन का ये सारी चीज़ें विभाजित थी जनसंख्या लेवल पे। तो सबसे पहले प्रांत होता था, प्रांत को चक्र भी बोलते थे, और जो शासक करता था, उस पर जो शासन करता था प्रांत के ऊपर, उसको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला जाता था मौर्य साम्राज्य के समय में। ठीक है, मौर्य शासनकाल में प्रांत जो है सबसे बड़ी इकाई होती थी और उसको जो शासक करता था, उस पर जो शासन करता था, उसको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे।
अब उससे नीचे लेवल पे विषय आता था, ठीक है। जैसे जिला आता है हमारे वहाँ, वैसे विषय आता था। जो विषय पे जो शासन करता था उसको विषयपति कहते थे। मतलब जो विषय का एक तरह से हेड होता था, जो मुखिया होता था, उसको हम विषयपति बोलते थे, ठीक है। और उसके नीचे ग्राम आ जाता था, तो ग्राम को हम ग्रामिक बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं ना, उस तरह से ग्राम को जो हेड करता था वो ग्रामिक होता था, ठीक है। एक और वर्ड यूज किया गया है, गोप। गोप का मतलब है 10 गांवों से बनाया गया जो एक समूह बोल सकते हैं, तो उसको गोप बोला गया है, ठीक है। मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे, जो राजा रखते थे अपने शासन में सुदृढ़ता लाने के लिए, तो जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष बोला जाता था, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है, गूढ़ पुरुष का मतलब क्या है। अब ऑप्शन ऐसे ऐसे बनाएगा कि आप सोचेंगे क्या है ये। तो गुप्तचर का मतलब होता था गूढ़ पुरुष, उसको बोला जाता था। और जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि बोला जाता था, ठीक है। जो सरकारी भूमि जो राजा के अंडर में होती थी जो भूमि, उसको सीता भूमि बोला जाता था, ठीक है। तो अशोक के बारे में सबसे फेमस तो यही होता है कि इन्हीं के समय से जो है शिलालेख, अभिलेख, ये सारी चीज़ें बहुत प्रचलन में आ गई थी। तो इनकी जो अभिलेख हैं, इनके जो लेख हैं, मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम, ठीक है, ये जो लेख हैं इसमें जो अशोक का नाम है वो अशोक ही मिला है। मतलब कई जगह क्या है, अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय, ठीक है, देवनाम प्रिय, ये नाम भी कई अभिलेखों में अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय मिला है। मतलब अशोक को देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया है। पर ये चारों ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक को अशोक ही बोला गया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो कंगनहल्ली ये भी एक शिलालेख है, ठीक है। कंगनहल्ली जो शिलालेख है उसमें अब यहाँ देखिए चेंज हो गया, अशोक का नाम जो है रानियो अशोक बोला गया है, रानियो अशोक, राजा अशोक, ठीक है। अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध एक बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लोग की हत्या हुई थी। लोग जो युद्ध में हारे थे, जो राजा, कलिंग के राजा, तो वहाँ की पूरी प्रजा को मार दिया गया था। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद जो है अशोक इस युद्ध को लड़े थे और इसमें जीत भी प्राप्त किए थे। पर सबसे बड़ी जीत जो हुई थी, अशोक के मन की जीत हुई थी। एक तरह से अशोक का मन जो है बहुत परिवर्तित हो गया था इस युद्ध के बाद से। उनका हृदय परिवर्तित इस प्रकार हुआ कि उन्होंने सारे युद्ध वगैरह ही छोड़ दिए, कुछ नहीं। इसके बाद से बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने और एकदम धर्म के मार्ग पे चलने लगे थे। ये युद्ध वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। तो कलिंग युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध माना जाता है अशोक के जीवन में, ठीक। अहरौरा लेखानुसार, अहरौरा का जो लेख था उसमें लिखा है साफ साफ कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। पूछ सकता है किस लेख में लिखा हुआ है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, तो अहरौरा के लेख में लिखा हुआ है अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक के शिलालेखों में कई प्रकार की भाषाओं का यूज हुआ है, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पे हमारे भारत के जितने भी अभिलेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं अशोक के, उसमें तो ब्राह्मी लैंग्वेज का यूज हुआ है, पर खरोष्ठी का यूज हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। और ग्रीक और अरामाइक का यूज हुआ है अफगानिस्तान में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अशोक के अभिलेख केवल इंडिया में ही मिले हैं, और भी जगह मिले हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और भी जगह मिले हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने कौन सी भाषा का यूज किया है, खरोष्ठी का, ग्रीक का, अरामाइक का। खरोष्ठी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब इधर से इधर, सॉरी हम कैसे लिखते हैं, हम दाएं से बाएं लिखते हैं, हम बाएं से दाएं लिखते हैं ना, हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से ना, तो खरोष्ठी में जो है इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब दाएं से बाएं लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, मतलब जब कलिंग युद्ध हो गया था उसके बाद से, जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था बहुत अच्छे से, तो इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और इनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उनको उन्होंने श्रीलंका भेजा कि जाओ वहाँ पे तुम लोग जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करना, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना। अशोक के जो अभिलेख होते थे वो 3 फॉर्म में पाए गए। कैसे कैसे, एक तो शिलालेख जो पत्थर पे लिखे जाते थे, जैसे मान लीजिए शिला रखी हुई है, उस पर कुछ भी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये इस तरह से ये उत्कीर्ण करके मतलब खन के लिखते थे।
वो शिलालेख होता था। स्तंभ लेख स्तंभ बनाकर उस पर लिखा जाता था। गुहा लेख होती थी। ठीक है, तो इन 3 तरह के लेखों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अब देखिए, अशोक के जो अभिलेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी इंडियन ने नहीं, बल्कि जेम्स प्रिंसेप ऑफ फॉरेनर, इन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेख को पहली बार जो है पढ़ा था। ठीक, अशोक के अभिलेख जैसे मैंने उसमें अभी बताया कि स्तंभ लेख भी इनके होते थे, मतलब इस तरह से स्तंभ बनाए रहते थे, उस पर चीज़ें लिखी रहती थी। ठीक है, तो अशोक के 7 स्तंभ लेख पाए गए हैं। ठीक है, देखिए प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कौशाम्बी में था, पर जब अकबर का शासन आया तो अकबर उसको उठा के जो है इलाहाबाद में लेके आए। ठीक, तो ये भी इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो अशोक का जो पहला स्तंभ लेख है वो है प्रयाग स्तंभ लेख, जो पहले कहाँ हुआ करता था, कौशाम्बी में, बाद में इलाहाबाद में किसने स्थापित कर दिया, अकबर ने। अशोक का एक और अभिलेख है दिल्ली टोपरा, और दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये दोनों अभिलेख जो है इसको, अभिलेख नहीं, स्तंभ लेख जो है इसको जो है फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महान शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने जो है इसको दिल्ली से टोपरा ला के स्थापित किया, और इसको जो है एक और जो अभिलेख था दिल्ली से मेरठ ला के इसको स्थापित किया। ठीक है, और इनका चौथा अभिलेख है रामपुरवा अभिलेख, जो इस वक्त बिहार के चंपारण में है। ठीक, और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों अभिलेख जो है ये भी बिहार के चंपारण में है। तो ये इजी हो गया कि एक ही जगह है, अगर पूछता है कहाँ पे तो याद रहेगा। जैसे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख कहाँ हैं, बिहार के चंपारण में है। और इनका 7वां अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक, उसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पूछ देगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, तो वो हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, तो ये हमने 7 स्तंभ लेख यहाँ कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलते हैं अशोक के जो 14 शिलालेख थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चलिए हम देख लेते हैं। तो अशोक के इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे इतना कुछ ना याद हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 13वां अभिलेख। पूछता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो वो कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम बाकी सब भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अशोक का पहला अभिलेख, उसमें पशु बलि की निंदा की गई कि भैया हमको पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। और दूसरे अभिलेख में मनुष्य और साथ साथ पशु के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी की बात की गई है, चिकित्सक व्यवस्था की बात की गई है। और तीसरा बताया गया है कि राजकीय कार्य करने के साथ साथ आपको हर 5 साल बाद जो है दौरे पे जरूर जाना चाहिए। राजकीय अधिकारियों को बोला गया है कि आपको हर 5 साल बाद जो है दौरे पे जाना चाहिए, मतलब प्रजा में क्या चल रही है ये सारी चीज़ें। और धार्मिक कार्य की भी बात की है तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में बताया गया है भेरी घोष को धम्म घोष से जो है क्या किया गया है, रिप्लेस कर दिया गया, मतलब जो भेरी घोष चलता था उसको अब हटाकर धम्म घोष की स्थापना कर दी गई है। और 5वां बताया गया है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। अब जैसे हमारे टाइम में क्या है कि कोई रूल बनता है तो आजकल हम मोबाइल पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है, ये चीज़ें हैं। तो उस टाइम का जो शासक होता था वो कहाँ पे रूल निकालेगा, तो वो क्या करता था, जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते थे उस पर अपने नियमों को खुदवा कर ऐसे लिखवा देते थे, उसी को शिलालेख बोला गया है। तो देखिए 5वें शिलालेख में लिखा गया है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। 6वें में बताया गया कि आत्मनियंत्रण कैसे हम करें उसके बारे में शिक्षा की बात की गई है, मतलब हम किस तरह से आत्मनियंत्रण कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। 7वें और 8वें अभिलेख में बताया गया है अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में। ठीक, 9वें अभिलेख में बताया गया है कि सच्ची भेंट क्या होती है और सच्चे जो है शिष्टाचार, सच्चे हमारे जो हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, ठीक है, हमारे नियम क्या होने चाहिए, इनके बारे में बताया गया 9वें अभिलेख में। 10वें अभिलेख में बताया गया है कि अशोक ने इसमें ऐसा आदेश दिया है
कि राजा और प्रजा, ठीक है, सॉरी, राजा और जो, ये गलत है यहाँ पे, राजा और जो उच्च अधिकारी है उनको हमेशा है प्रजा हित के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा ही जो है प्रजा हित के बारे में, मतलब सबसे पहले आपको जो है प्रजा के बारे में सोचना है, फिर जाके उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले, फिर जाके अब अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, अशोक ने ऐसा कहा है। 11वें अभिलेख में, सॉरी, शिलालेख में क्या बोला है कि धम्म की व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि 3 रत्न होते थे, बौद्ध धम्म संघ होते थे ना, उसमें धम्म की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। ठीक है, 12वें शिलालेख में क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। जैसे यहाँ पढ़ा हमने, अभी कहाँ गया, 5वें शिलालेख में पढ़ा था धर्म महामात्रों की नियुक्ति, उसी तरह से 12वें में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, और 13वें शिलालेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि 5 यवन राजा जो थे उनके यहाँ जो है अशोक ने प्रचारक भेजे थे कि जाइए आप वहाँ पर भी बुद्ध धर्म का क्या करिए, प्रचार प्रसार करिए। और 14वें शिलालेख में अशोक ने बोला है कि हमें धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि उनका मन एकदम परिवर्तित हो चुका था कलिंग युद्ध के बाद जो है, तो उन्होंने धार्मिक जीवन बिताने के लिए लोगों को बोला है। ठीक है, अब देखिए मौर्य शासनकाल में जो बहुत फेमस प्रांत हुआ करते थे, स्टेट हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, उनकी राजधानी पूछ देता है कभी कभी। तो उत्तरापथ जो थी उसकी राजधानी तक्षशिला है। कलिंग की राजधानी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी तोसली है। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है। प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र है। अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए जो सार ए कुना, ये कंधार का अभिलेख है, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज में लिखी गई है। अब ये कहाँ होगी, वैसे ही पता चलता है कि ये अफगानिस्तान में होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज तो वहीं हुई होती थी। ठीक, अब देखिए जो अशोक के समय में, या कह सकते हैं मौर्य काल के समय में, जो मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद क्या होता है, कैबिनेट जो होता है, जो हमारे शासक हैं, जो या राजा हैं, उनकी सहायता करने के लिए, उनको सलाह मशवरा देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो उसमें कितने सदस्य होते थे, तो या तो 12 होते थे, या तो 16 होते थे, या तो 20 होते थे। ठीक है, अब देखिए मौर्य काल के टाइम में जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते थे, भवन बनते थे, वो किसके बनते थे, वो लकड़ी से बने होते थे। मतलब और भी चीज़ें लगती थी, पर मेनली जो है लकड़ी से बने होते थे मौर्य काल के समय में। मौर्य काल में देखिए तलाक की भी प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। सांची का जो स्तूप था, मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है, उसकी जो निर्माण है किसने कराई है, वो अशोक ने कराई है। और जो सारनाथ का स्तंभ है, जो कि आज हमारे भारत सरकार का प्रतीक है ना, हम देखने को मिलता है हमें, तो सारनाथ का स्तंभ है, उसका भी निर्माण अशोक ने कराया था। तो ये 2 चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अब कुछ विभाग देख लेते हैं, मतलब वो जो अधिकारी हुआ करते थे मौर्य शासनकाल के, वो लोग कौन कौन से विभाग से संबंधित थे। ठीक है, जो सेनापति होता था वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। दौवारी का मतलब वो क्या होता था, द्वार रक्षक, मतलब जो गेट कीपर होते हैं उसका काम करता था वो। ठीक है, समाहर्ता क्या होते हैं, समाहर्ता जो है टैक्स, मतलब जो आय का संग्रहण करते हैं, जो टैक्स बटोरते हैं। सन्निधाता क्या होते हैं, ये लोग राजकीय कोषाध्यक्ष को देखते हैं, इनके अंडर में राजकीय कोषाध्यक्ष आता है। ठीक, अंतपाल कौन होते थे, वो क्या करते थे, ये लोग सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करते थे। अब दुर्ग क्या होता है, ये किला होता है। ठीक है, जो सीमा से सटे जो दुर्ग हुआ करते थे, उनकी क्या करते थे, अंतपाल क्या करते थे, उनकी रक्षा करते थे। दुर्गपाल क्या होते थे, ये दुर्गों की रक्षा करते थे, मतलब अब जो मेन या बीच में कहीं पर भी शहर के बीच में होते होंगे ऐसे दुर्गों की रक्षा करते थे। और जो अंतपाल थे वो सीमावर्ती, सीमा से सटे दुर्गों की रक्षा करते थे। ठीक, दंडपाल क्या होते थे, ये सेना के सामान को इकट्ठा करते थे।
व्यवहारिक क्या होते थे? ये प्रमुख न्यायाधीश। इनको तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, व्यवहारिक का मतलब जज होता है, पर व्यवहारिक का मतलब प्रमुख न्यायाधीश होता है, ठीक है, होता था उस समय। प्रदेष्टि मतलब कमिश्नर होता था। अब सोचिए ऐसे ऐसे नाम। प्रशासता क्या होता था? ये लोग कारागार, जो जेल जो होता था, कारागार का अध्यक्ष, ये कारागार के अध्यक्ष होते थे प्रशासता। और भी कुछ है, देखते हैं। पौर, पौर क्या होते थे? ये लोग नगर कोतवाल होते थे, ठीक है, नगर कोतवाल होते थे ये लोग। और कारमांतिक क्या होते थे? ये उद्योग व कारखाने की अध्यक्षता करते थे। तो यस, हमने पूरा मौर्य शासन, मौर्य काल कंप्लीट कर लिया है और स्पेशली अशोक के बारे में भी पूरा पढ़ लिया है। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और PYQ जो है ज़रूर सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और चलिए बस पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।